वेलकम टू इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस डिमांड, डेफिशिट डिमांड और इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स के मीनिंग के बारे में। सबसे पहले हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड का मीनिंग समझेंगे, फिर समझेंगे कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है हम वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस इन द इकोनॉमी। कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो एडी होती है वो एएस से ज़्यादा होती है। अब एडी और एएस का क्या मतलब है? एडी और एएस का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, और एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? आप ध्यान से देखिए कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि एक इकोनॉमी में हमारे पास डिमांड होती है और सप्लाई होती है। डिमांड और सप्लाई हमारे जो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं ये दोनों मिलकर करते हैं। जो हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं ये जो मिलकर डिमांड करते हैं उसको हम कहते हैं टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, और जो हमारे 4 सेक्टर्स मिलकर टोटल सप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। तो टोटल सप्लाई को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई और टोटल डिमांड को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट वर्ड का मतलब ही होता है टोटल, कि जब मैं इन 4 सेक्टर्स की डिमांड या फिर सप्लाई को ऐड कर दूं तो वो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के रूप में सामने आ जाते हैं। तो एक्सेस डिमांड भी यही कहता है कि जब इकोनॉमी में एडी जो है एएस से ज़्यादा हो जाए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम एक्सेस डिमांड का नाम देते हैं। मतलब इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से। अब हम देखेंगे कि डेफिशिट डिमांड क्या होती है। डेफिशिट डिमांड एक्सेस डिमांड का बिल्कुल ही अपोजिट है। इसकी डेफिनेशन आइए मिलकर लिखते हैं। डेफिशिट डिमांड की अगर हमने डेफिनेशन लिखनी है तो वो बिल्कुल ही एक्सेस डिमांड का अपोजिट है। देखिए वो किस तरीके से होगी। अब तो डेफिशिट डिमांड क्या होती है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन? व्हेन एग्रीगेट डिमांड दैट इज एडी, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है यहाँ पे वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है, कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड नहीं है। इसको ही हम डेफिशिट डिमांड कहते हैं। अब जो है एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप मिलेगा और डेफिशिट डिमांड से आपको डिफ्लेशनरी गैप मिलेगा। तो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि अगर आपको डायग्राम अभी बनाकर दिखाया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस पे अपनी एग्रीगेट सप्लाई ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं एग्रीगेट डिमांड ले रहा हूँ। तो मेरी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आएगा। एग्रीगेट सप्लाई मेरी जो होती है वो ग्राफ पे किस तरह की होती है? वो इस तरह की कुछ होती है, 45 डिग्री की लाइन। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। और मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड अभी ये है, और जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसको हम एडी एग्रीगेट डिमांड का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ एंड पी, कि ये हमारा आउटपुट इतना आ रहा है। अब देखिए हम एक्सेस डिमांड का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में हो चुका है। इसका मतलब कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ चुका है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहाँ को शिफ्ट होगा? वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ऊपर को शिफ्ट होगा, क्योंकि वो बढ़ चुका है। तो एग्रीगेट डिमांड जब यहाँ पे ऊपर को शिफ्ट होगा, जिसको हम AD1 का नाम देंगे, ठीक है। AD1 का आप AD डैश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसको उससे अलग रखना है आपने। तो ये जो है हमारे यहाँ से पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखें
तो इस पॉइंट से ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो ऊपर गया है, जितना हमारा नया एग्रीगेट डिमांड ऊपर गया है, इसको हम, ये जो गैप आया है, इसको ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि अगर किसी भी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए किसी चीज़ की, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है डिमांड करेंगे मार्केट में जाकर। जब वो मार्केट में जाकर किसी भी चीज़ की डिमांड करेंगे तो उस चीज़ की उतनी सप्लाई तो होगी नहीं, क्योंकि वो सप्लाई पहले मुताबिक हो रही थी। जिस वजह से जो चीज़ों के प्राइस हैं, कमोडिटीज़ के प्राइस हैं, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, महंगाई हो जाएगी। तो यही यहाँ पे है कि जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, तो हमारे पास ये इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं Q2M। QM लिख लीजिए, ये जो QM है ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है। अब हम समझेंगे डिफ्लेशनरी गैप, और जो हमारा डिफ्लेशनरी गैप होगा वो हमारा होगा डेफिशिट डिमांड से। तो आइए आप समझते हैं, बिल्कुल सेम हम इसी तरीके से जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाया, हम डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम भी बनाएंगे। वहीं से हम फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम AD लेंगे और वाई एक्सिस पे हम AS लेंगे। सॉरी, एक्स एक्सिस पे हम AS लेंगे और वाई एक्सिस पे हम AD लेंगे। तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है 45 डिग्री की लाइन, वो हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। दिस इज आर AS, इसको हम AS लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया है, बट वी विल राइट AS हियर। ओके, जी हाँ, हमने यहाँ पे AS लिख दिया है। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड हमारी ये है। दिस इज आर एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ये हमारा आउटपुट है O2P। अब देखिए, अगर डेफिशिएट डिमांड हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो क्या होगा। एग्रीगेट सप्लाई कम हुई है, इसका मतलब जो है एग्रीगेट सप्लाई है वो नीचे को शिफ्ट हुई है। तो हम इसको नीचे को शिफ्ट करेंगे। देखिए, नीचे को शिफ्ट करने से क्या हुआ, इस पॉइंट को हम Q लेंगे, Q1, एंड दिस वन इज आर M1 एंड दिस इज AD1। अच्छा, देखिए अब क्या हुआ, अब ये जो गैप हुआ आया हमारे पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे को गैप आया, इसी गैप को हम, दैट इज Q1 एंड M1, इस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये क्योंकि नीचे को आया है, डिफ्लेशनरी गैप, डिमांड जो है कम हुई है। एंड दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमारी इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है, पैसा कैसे कम होगा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिए हैं, या फिर किसी भी और रीज़न के लिए जो है हमारे इकोनॉमी में पैसा कम हो गया है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मार्केट में जाकर डिमांड कर सके। सप्लाई तो वैसे ही हो रही है, तो जो चीज़ें हैं मार्केट में आ रही वो कोई ख़रीद नहीं रहा, तो अब वो बेचने के लिए जो बेचने वाले होंगे उनका प्राइस कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चीज़ों का प्राइस कम हो जाएगा, तो एक डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो आ जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो इकोनॉमी में कम हो चुकी है। जो हमारे पास गैप आया है एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से, इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप का नाम देते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए जहाँ पे आपको कहे कि इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का मीनिंग बताओ, तो आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को थोड़ा सा वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, सिर्फ जस्ट डेफिनेशंस ही काफ़ी हैं। फिर आपको इन्फ्लेशनरी गैप को पहले डिफाइन करना है कि वो क्या होता है, फिर आपको डिफ्लेशनरी गैप को डिफाइन करना है कि वो क्या होता है, फिर आप इनके डायग्राम्स बनाएंगे, और डायग्राम्स को आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने डायग्राम्स किस तरह से बनाए। जैसे कि आप कहेंगे कि हम एक्स एक्सिस को एज एग्रीगेट सप्लाई लेकर चल रहे हैं और वाई एक्सिस को एग्रीगेट डिमांड लेकर चल रहे हैं, कि जब हमारे पास एक्सेस डिमांड हुई तो हमारे जो है AD कर्व वो ऊपर को शिफ्ट हो गया, तो हमारा जो है QM एक नया गैप आ गया, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। सो इस तरह से आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन आपने ज़रूर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर एक और वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछकर क्लियर कर सकते हैं।